हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एडू अबॉर्ड में। मेरा नाम हर्ष। आज हम जिस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं वो है एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वे वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल एडू अबॉर्ड पे जाएं, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देखिएगा और उसके अलावा और भी वो जो वीडियोस हैं वो अपलोड हो चुकी हैं और वो भी देखिएगा। और उसके साथ साथ आपको इन सब चैप्टर्स के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं इन वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल एडू अबॉर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, ताकि जो आपको हमें पता लग सके कि आपको हमारी ये वीडियोस कितनी अच्छी लग रही हैं। उसके अलावा अगर आप हमारे इस पेज एडू अबॉर्ड को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को हमारे एडू अबॉर्ड को फॉलो करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। आशा करता हूं ये सारी वीडियोस जो हैं आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। अगर आप रेगुलर देखने वाले हैं तो बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी सारी वीडियोस। अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये नॉलेज जो है वो पहुंच सके। चैप्टर का जो नाम है, चैप्टर नंबर जो 5 है, उसका जो नाम है उसका नाम है आपका व्हाट्स बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल्स अस। अब आप कुछ देख रहे होंगे, इमेज देख रहे होंगे, जैसे मन्यूस्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेदा रिटन ऑन बर्च बार्क फाउंड इन कश्मीर। ये जो एक मैन्यूस्क्रिप्ट है, आप ये देख रहे होंगे, मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेदा रिटन ऑन बर्च बार्क फाउंड इन कश्मीर। जो कश्मीर में एक बर्च मिलता है ना, वहां पे ये लिखी गई है। ये सिस्ट ऑफ मेगालिथिक पीरियड, ये आप देख रहे होंगे। अब आ जाते हैं ओल्डेस्ट बुक्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की ओल्डेस्ट बुक्स के बारे में हम कुछ जानते हैं, कौन सी हैं और क्या हैं। द ओल्डेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड आर, जो ओल्डेस्ट बुक है, जो सबसे पुरानी बुक है वर्ल्ड की, वो है पहली आपका ऋग्वेद, उसके बाद आ जाता है समवेदा, उसके बाद आ जाते हैं यजुर्वेदा और लास्ट में और फोर्थ है अथर्वा वेदा। कौन सा? अथर्वा वेदा। 4 ओल्डेस्ट बुक है। कौन कौन सी बुक है? पहली है ऋग्वेदा, समवेदा, यजुर्वेदा और अथर्वा वेदा। वेदा का मतलब होता है नॉलेज। क्या? नॉलेज यानी ज्ञान। द ओल्डेस्ट वेदा इज द ऋग्वेदा, कंपोज अबाउट 3500 ईयर्स अगो। और इन सब में से सबसे जो पुरानी वेदा है वो कौन सी है? ऋग्वेदा। ऋग्वेदा आज से लगभग 3500 साल पहले यानी 3500 ईयर्स अगो पहले कंपोज हुई थी। द ऋग्वेदा कंटेन 1028 हाइम्स कॉल्ड सुक्ता, मीनिंग वेल सेड। और इसमें ऋग्वेद में 1028 हाइम्स हैं। कितनी? 1028 हाइम्स हैं, यानी कि लगभग 1028 भजने वगैरह इसमें आपका है। और इसको ही सुक्ता बोलते हैं। सुक्ता क्या बोलते हैं? सुक्ता। इसका मतलब होता है वेल सेड। द हाइम्स वर कंपोज बाय सेज ऋषि इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड एंड गॉडेसेस। जो ये भजन वगैरह जो लिखे जाते थे, ये सब जनरली कौन लिखते थे? ऋषि जो लोग होते थे वो लिखते थे। और ये किसके उसमें लिखते थे? किसके प्रेज में लिखते थे? गॉड और गॉडेस के, मतलब भगवान और देवी देवताओं के उसमें लिखा करते थे ये। द 3 चीफ गॉड्स वर, इनमें से 3 सबसे जो चीफ हैं गॉड थे भगवान, वो कौन कौन से थे? पहला था अग्नि। अग्नि को गॉड ऑफ फायर बोलते हैं। उसके बाद आते हैं इंद्रा। इंद्रा का वॉरियर गॉड बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद सोमा, अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड। और सोमा का मतलब एक प्लांट है जिससे स्पेशल ड्रिंक बनता है। ये 3 जो भगवान थे, बहुत गॉड, चीफ गॉड थे वो उस समय के, कौन कौन से? अग्नि, इंद्र और सोमा। अब आ जाते हैं हम ऋग्वेद वॉज, एक मिनट, ऋग्वेद वॉज रिसिटेड एंड हर्ड, इट वॉज नॉट रीड। याद रखिएगा, ऋग्वेद जो है उसका पाठ किया जाता था और सुना जाता था, उसको पढ़ा नहीं जाता था, पढ़ाया नहीं जाता था। मतलब उस समय ऋग्वेद जो है, each syllable, word and sentence was taught by the priest to the student who recited and memorized them। और ये जो है आपका, जो इसके जितने भी पार्ट्स वगैरह हैं, सेंटेंस हैं या वर्ड्स वगैरह हैं, वो प्रीस्ट यानी पंडितों, पुरोहित पंडितों वो जो होते हैं उनके द्वारा अपने स्टूडेंट्स को सिखाया जाता था और उनको याद करवाया जाता था। मोस्ट ऑफ द हाइम्स वर कंपोज, थॉट एंड लर्न बाय मैन, बट अ फ्यू हाइम्स वर ऑल्सो कंपोज बाय वुमेन। जो इसमें से बहुत सारी हाइम्स जो हैं वो कंपोज और थॉट एंड लर्न बाय मैन, बहुत सारे जो लोग थे यानी आदमी जो थे वो उसको कंपोज करते थे, पढ़ते थे और लर्न करते थे, मतलब बताया करते थे। और उसमें से कुछ जो हाइम्स है वो वुमेन्स के द्वारा भी कंपोज्ड हुई हैं।
द लैंग्वेज ऑफ ऋग्वेद इज वैदिक संस्कृत। याद रखिएगा बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा से याद रखिएगा दिमाग में कि जो ऋग्वेदा की जो लैंग्वेज है वो कौन सी है, वैदिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत। ये प्रेजेंट जो संस्कृत है हमारी उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट है। It took several centuries for the Rig Veda to be written, but it was printed less than 200 years ago. और लगभग इसे मानते हैं बहुत सारी सदियां लगी हैं लिखने में ऋग्वेदा को, पर ये जो प्रिंट हुई हैं, ये जो पब्लिश कागजों पे लिखी गई हैं, ये लगभग आज से 200 साल पहले लिखी गई हैं। यही प्रिंट हुई हैं ऋग्वेदा आज से लगभग 200 साल पहले। सम ऑफ द हाइम्स इन द ऋग्वेद आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग। और इनमें से जो सब बहुत सारी जो हाइम्स वगैरह हैं वो ऋग्वेद में वो किस फॉर्म में, डायलॉग के फॉर्म में हैं, डायलॉग्स के फॉर्म में हैं। रिवर इंडस एंड इट ट्रिब्यूटरीज एंड द रिवर सरस्वती आर ऑल्सो मेंशन इन द हाइम्स। और याद रखिएगा कि हमारे इस जो हाइम्स वगैरह जो हैं उसमें कौन कौन सी रिवर मेंशन है। एक तो इंडस मेंशन है, उसकी सहायक नदियां यानी ट्रिब्यूटरीज है, और उसके अलावा एक रिवर सरस्वती है वो भी मेंशन है। द रिवर गंगा एंड यमुना आर मेंशन ओनली वंस। और पर गंगा और यमुना रिवर है वो सिर्फ एक ही बार मेंशन्ड हैं। याद रखिएगा कि कौन कौन सी रिवर एक बार मेंशन्ड है, गंगा और यमुना जो है वो एक ही बार इसमें मेंशन्ड है। उसके बाद आ जाते हैं हम द डायलॉग बिटवीन सेज विश्वामित्र एंड रिवर ब्यास एंड सतलज। इन वन ऑफ द हाइम्स अ डायलॉग बिटवीन, एक इसमें से हाइम्स है वो डायलॉग है किस किस के बीच में, सेग विश्वामित्रा के बीच में यानी ऋषि विश्वामित्रा के बीच में, और दो रिवर के बीच में। वो जो दो रिवर हैं वो कौन कौन से हैं, ब्यास और सतलज, ये मेंशन है। दीज रिवर वर वर्शिप एज गॉडेस। और ये जो रिवर है इनको भगवानों के रूपों में, देवी देवताओं के रूपों में पूजा जाता था। द कंक्लूजन ऑफ द डायलॉग आर, और ये जो डायलॉग बोला गया इन दोनों के बीच में वो कौन कौन सा डायलॉग है वो देखिएगा। द रिवर हैड बीन कंपेयर्ड विद 2 स्विफ्ट हॉर्सेज एंड 2 शाइनिंग काउ दैट लिक देयर काफ्स। ये जो रिवर है वो उसको कंपेयर किससे किया गया है, 2 स्विफ्ट हॉर्से थे मतलब तेज दौड़ने वाले घोड़ों के, उससे कंपेयर किया गया है। उसके अलावा 2 शाइनिंग काउ मतलब चमकने वाली जो गाय हैं वो अपने जो बछड़ा है उसको चाटते हुए जैसे लिक करते हैं उसको दर्शाया गया है। द रिवर मूव लाइक चैरियट ऑन द पाथ मेड बाय द गॉड टू द सी थ्रू द पावर ऑफ इंद्र। और जो ये रिवर है ये एक चैरियट की तरह मूव करती है, चैरियट मतलब रथ की तरह, वो उस पाथ पे जो भगवान के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा, भगवान के द्वारा बनाया गया है, बाय द गॉड टू द सी थ्रू पावर ऑफ इंद्र। और वो इंद्र की पावर के साथ जो बनाया गया उसमें ये है। दीज रिवर वर फुल ऑफ वाटर एंड विश टू यूनाइट विद ईच अदर। और जो ये दोनों ये जो रिवर्स हैं ये बहुत ही ज्यादा पानी से भरी हुई हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलना चाहती हैं, यानी ये इनकी ख्वाहिश है कि एक दूसरे के साथ यूनाइट हों। विश्वामित्र कॉल्ड हिमसेल्फ अ सिंगर। विश्वामित्रा जो है उन्होंने अपने आप को इसमें सिंगर बोला है। एंड द रिवर एज सिस्टर, और जो रिवर्स है उनको सिस्टर यानी बहनें बोला है। एंड रिक्वेस्टेड देम नॉट राइज अबव द एक्सल ऑफ द चैरियट। और वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसके जो हमारा जो चैरियट का एक्सल है उससे ऊपर ये ना बढ़ें, सो दैट दे कुड क्रॉस देम सेफली। और उसके अलावा ये कह रहे हैं कि आप हमारी चैरियट से ऊपर जो एक्सल है उससे ऊपर ना बहें ताकि हम आराम से जो है अपनी नदी पार कर सकें। ये इस डायलॉग के बिटवीन, इन दोनों के बीच में ये कहना चाह रहे हैं। द डायलॉग शो दैट द हाइम्स वर कंपोज इन द एरिया वेयर दीज रिवर फ्लोड। और ये हाइम्स जो है हमको ये भी बताने की कोशिश कर रही है ये आपके हाइम्स जो कंपोज हुई है वो उस एरिया में हुई है जहां पे ये रिवर्स फ्लो यानी बहती हैं। द सेज लिव्ड इन द सोसाइटी वेयर हॉर्सेज एंड काउ वर वैल्यूड। और जो ऋषि लोग जो हैं, जो ऋषि मुनि जो लोग हैं वो ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां पे हॉर्स और काउ जो है वो वहां पे बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। तो इसीलिए सो हेंस द रिवर हैड बीन कंपेयर्ड टू हॉर्स एंड काउस। और इसी के कारण जो रिवर हैं उसको हॉर्स और काउ से क्या कंपेयर किया गया है। अब आ जाते हैं वेयर द हाइम्स ओनली रिटन इन प्रेज ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस। नो द हाइम्स वर नॉट ओनली इन द प्रेज ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस। सारी जो हाइम्स है वो ये नहीं है कि देवी देवताओं के ही उसमें प्रेज में बोली गई हैं। वी फाइंड मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेद फॉर कैटल चिल्ड्रन स्पेशली सन एंड हॉर्सेस। हमें ऋग्वेद में जो है हमको बहुत सारी प्रकार की प्रेयर्स मिलती हैं, वो कैटल्स के लिए भी मिलती हैं, बच्चों के लिए भी मिलती हैं, स्पेशली सन यानी कि जो मेल सन है उसके लिए मिलती है, और घोड़ों के लिए भी मिलती है। वेयर वर हॉर्सेज यूज्ड। Horses were used in chariot which were further used in battle to capture cattle।
जो हॉर्सेज है उनको चैरियट के रूप में भी यूज किया जाता था, विच वर फर्दर यूज इन बैटल टू कैप्चर कैटल, और उसके बाद उनको बैटल में भी यूज किया जाता था जो कैटल को कैप्चर करें। वाई वर बैटल फॉट, अब ये बात आती है कि ये जो बैटल हैं वो क्यों लड़े जाते थे। देखिए पहले तो हमने पढ़ा कि कैटल्स को कैप्चर करने के लिए, कैपिटल्स को कैप्चर करने के अलावा बैटल्स लड़े जाते थे लैंड के लिए, कि वो जमीन के लिए, फिर पानी के लिए भी लड़े जाते थे, उसके अलावा पीपल्स को कैप्चर करने के लिए भी बैटल्स जो थे वो हुआ करते थे, लड़ाई जो थी वो उस समय हुआ करती थी। लैंड प्रोवाइड पैस्चर फॉर कैटल, जो लैंड है वो जो कैटल्स हैं उनके लिए वो चारा प्रोवाइड करवाती है। एंड वी आर यूज टू कल्टीवेट हार्डी क्रॉप दैट रैपेंड क्विकली लाइक बार्ले, और जो लैंड है वो बार्ले वगैरह जो है उसको भी उगाने के लिए भी हुआ करती थी, तो इसीलिए लैंड जो थी वो इसके लिए यूज हुआ करती थी, फॉर्ट लैंड के लिए इसीलिए लड़ाई हुआ करती थी, वाटर के लिए भी इसीलिए लड़ाई हुआ करती थी कि वो वाटर जो है वहां से वो पानी का स्रोत होता था, तो इसीलिए पानी के लिए भी वहां पे बैटल इसीलिए हुआ करती थी। हु टुक पार्ट्स इन द बैटल, और उसमें कौन कौन बैटल में जो था पार्ट्स लिया करते थे। मोस्ट मैन टुक पार्ट इन बैटल बिकॉज देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी, उनमें बहुत सारे जो पुरुष थे वो पार्ट लिया करते थे बैटल में, क्यों? क्योंकि उनके पास जो रेगुलर आर्मी थी वो नहीं थी, इसी कारण जो पुरुष थे वो वहां पे जाया लड़ा करते थे। अब आ जाते हैं हु डिसाइडेड द मैटर ऑफ वॉर एंड पीस। अब याद रखिएगा कि कौन डिसाइड करता था कि वॉर और पीस का जो मैटर है वो हो। द असेंबली, एक असेंबली थी वो डिसाइड करती थी इन सब चीज को। एक असेंबली में लोग बाग मिला करते थे, मिलने के बाद वो डिसाइड करते थे कि ये जो मैटर है, मैटर ऑफ वॉर एंड पीस के जो लड़ाई का और शांति का जो मैटर है वो किस तरीके से डिसाइड किया जाए, ये एक असेंबली डिसाइड करती थी। हु चूज द लीडर एंड व्हाट वाज हिज क्वालिटी। अब क्वेश्चन आता है कि कौन लीडर चूज करता था और उस लीडर में क्या क्वालिटी हुआ करती थी। असेंबली, फिर से असेंबली जो थी वही चूज करती थी लीडर को। लीडर वो इस तरीके से चूज करती थी जो ब्रेव हो और स्किलफुल वॉरियर हो, यानी कि वो बहुत ज्यादा ब्रेव हो और उसके अंदर स्किल भी हो ताकि वो लड़ सके। हाउ वॉज वेल्थ डिस्ट्रीब्यूटेड, अब वेल्थ जो थी वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होती थी। देखिए सम पार्ट ऑफ द वेल्थ वर केप्ट बाय लीडर, कुछ पार्ट जो था वेल्थ का वो तो लीडर रख लेता था। सम वॉज गिवन टू द प्रीस्ट, और उसके अलावा कुछ जो पार्ट बचता था वो प्रीस्ट यानी पंडित वगैरह पुरोहित जो थे वो ले लेते थे। एंड द रेस्ट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल, और उन दोनों के अलावा जो बचता था वो जो था वो लोगों में बढ़ता था। यानी कि वेल्थ कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता था, देखिए कुछ तो लीडर रख लेते थे, जो कुछ लीडर रख लिया, कुछ जो वेल्थ का हिस्सा था उन्होंने प्रीस्ट ने रख लिया, फिर उसके बाद जो था वो बचा हुआ जो हिस्सा था वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता था। सम पार्ट ऑफ द वेल्थ वॉज ऑल्सो यूज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइस, और उनमें से कुछ पार्ट जो था वो वेल्थ का जो कुछ पार्ट था वो इसलिए भी यूज होता था, यानी कि यज्ञ वगैरह जो थे उस समय वो करवाया करते थे उसके लिए भी होता था। द सैक्रिफाइस वाज ऑफरिंग मीट फॉर द गॉड एंड गॉडेस, और जो ये सैक्रिफाइस है जो यज्ञ वगैरह होते थे ये यानी कि भगवान के लिए होते थे। द ऑफरिंग इंक्लूडिंग ग्रेन्स ऑल्सो एनिमल, और जो ये आपका ऑफरिंग करते थे जैसे कि घी हो गया, ग्रेन्स हो गया और एनिमल्स हो गया, ये सब भी इनको ऑफर करा करते थे। जो सैक्रिफाइस मतलब जो यज्ञ में होता था उन सब में ये दान किया करते थे। द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल और वर्ड्स डिस्क्राइबिंग पीपल इन दिस पीरियड पीपल हैड बीन डिस्क्राइब ऑन द फॉलोइंग बेसिस। अब याद रखिएगा उस समय लोगों को कैसे डिस्क्राइब करा जाता था, कुछ बेसिस पे डिस्क्राइब किया जाता था, जैसे कि इन टर्म ऑफ वर्क दे डू, कौन सा वो वर्क कर रहे हैं, द लैंग्वेज दे स्पीक, कौन सी लैंग्वेज वो बोल रहे हैं, द प्लेस दे बिलोंग, और कौन से वो प्लेस से आ रहे हैं, कौन सी फैमिलीज से आ रहे हैं, कौन सी कम्युनिटीज से आ रहे हैं, और क्या कल्चर प्रैक्टिस करते हैं। इस हिसाब से वो क्या होता था पीपल को डिस्क्राइब करते थे। अब वर्क के हिसाब से किस तरीके से डिसाइड करते हैं, देखिए दो हिस्से वर्क के हिसाब से हम डिवाइड करते हैं, ब्राह्मण्स और राजास। कौन कौन सा, ब्राह्मण्स हो गए फिर उसके बाद राजा। ब्राह्मण्स जो हो गए इंक्लूडेड प्रीस्ट हु परफॉर्म वेरियस रिचुअल, ब्राह्मण्स में वो प्रीस्ट हो गए, पंडित लोग हो गए जो कि रिचुअल्स जो थे वो परफॉर्म करवाया करते थे। राजास प्रोटेक्टेड देयर कम्युनिटी फ्रॉम द इन्वेशन ऑफ अदर कम्युनिटीज, और जो राजा का कर्तव्य था वो ये था कि वो अपनी जो कम्युनिटी है उसकी रक्षा करे, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जो इन्वेंशन वाले लोग हैं, जो अदर कम्युनिटी के जो लोग हैं जो इन पे हमला करते हैं उनसे उनकी रक्षा करना राजा का धर्म था। दे डिड नॉट हैव कैपिटल, उनके पास कोई कैपिटल सिटीज नहीं थी, प्लेसेस और आर्मीज ये सब नहीं थे,
एंड दे ऑल्सो डिड नॉट कलेक्ट टैक्सेस, और उसके अलावा ये टैक्स भी कलेक्ट नहीं करते थे। द सन ऑफ राजा डिड नॉट ऑटोमेटिकली बिकम द सक्सेसर ऑफ देयर फादर। अब जो सन है वो ये नहीं था, जो राजा का बेटा है वो ऐसा नहीं था कि अपने आप ही अपने फादर का सक्सेसर हो जाएगा, ऐसा उस समय नहीं हुआ करता था। अब आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी के बेसिस पे हम क्या कैसे डिवाइड करते हैं। पहले है जना, फिर है विश। द टर्म वैश्य कम फ्रॉम विश। जो टर्म वैश्य है वो कहां से कम हुआ है, विश से कम हुआ है। एग्जाम्पल ऑफ जना जैसे विशु, पुरु, भारता, यादव एटसेट्रा। ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर प्रैक्टिस। अब लैंग्वेज और कल्चर प्रैक्टिस के हिसाब से हम आर्यंस करते हैं और एक दसास यानी 10 यूज बोलते हैं, दसास। आर्यन वर द पीपल हु कंपोज द हाइम्स। आर्यंस ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने हाइम्स कंपोज करी। दासास वर द पीपल हु स्पोक एंड परफॉर्म कल्चरल प्रैक्टिस डिफरेंट फ्रॉम द आर्यंस। और दासास जो थे वो थे द पीपल हु स्पीक, जो पीपल जो बोलते थे और परफॉर्म करते थे कल्चर प्रैक्टिस डिफरेंट फ्रॉम आर्यंस। जो आर्यन से डिफरेंट कल्चर प्रैक्टिस करते थे वो दासास बोलते थे। लेटर जो दासास थे वो मेल स्लेव थी और दासीज जो थी वो फीमेल स्लेव थी, और उसके बाद इनको दोनों को ही स्लेव बोला जाने लगा। हु वर कैप्चर इन वॉर एंड वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर। और इनको जो था वॉर में कैप्चर कर लिया जाता था और उसके बाद इनको ऐसे ट्रीट किया जाता था, प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर, कुड नॉट मेक देम द वर्क दे वांटेड। और उसके अलावा फिर जो जी आके जब ये कैप्चर होके आ जाया करते थे, वॉर में इन्हें पकड़ लिया जाता था, तो उसके बाद उन्हें ऐसे ट्रीट करा जाता था जैसे कि ये वो हो, इनसे काम वगैरह करवाया जाता था, बहुत सारी चीजें ये सब दास वगैरह से ऐसे करवाई जाती थी उस समय। अब आ जाते हैं फैमिली ऑफ द लैंग्वेज। फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। द फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस इज अ ग्रुप ऑफ लैंग्वेज दैट ओरिजिनली हैड वर्ड इन कॉमन्स। फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस का मतलब क्या है कि मतलब उसमें ओरिजिनली वर्ड्स जो हैं वो कुछ ना कुछ कॉमन होंगे। जैसे कि संस्कृत का वर्ड है मत्र, शो सिमिलैरिटी विद द हिंदी वर्ड माँ एंड इंग्लिश वर्ड मदर। एक संस्कृत में वर्ड है मात्र, MATR मात्र, उसका मतलब होता है हिंदी में जैसे माँ, MA माँ, इंग्लिश में उसका मतलब होता है मदर। अब फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। द्रविडियन लैंग्वेजेस में कौन कौन है देखिएगा, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। यानी कि ये जो 4 भाषाएं हैं, अगर ये जो बोलते हैं यानी कि वो द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनकी लैंग्वेज कौन सी, द्रविडियन फैमिली। अब आ जाते हैं दूसरा, ऑस्ट्रो एशिएटिक। ऑस्ट्रो एशिएटिक जो लैंग्वेज है जैसे कि झारखंड में बोली जाती है और सेंट्रल पार्ट है ना इंडिया, सेंट्रल इंडिया पार्ट का, वहां पे लोग लगभग बोलते हैं। अब इंडो यूरोपियन में जैसे आपका हिंदी आ गई, संस्कृत आ गई, इंग्लिश आ गई, फ्रेंच आ गई, जर्मन आ गई, ग्रीक आ गई, इटालियन, पर्शियन, स्पेनिश, सिंधी, कश्मीरी, असमीज, गुजराती और एटसेट्रा। ये सब किसकी इंडो यूरोपियन भाषा हैं, याद रखिएगा। अब आ जाते हैं तिब्बतो बर्मा की जो भाषा है वो, ये जनरली नॉर्थ ईस्ट में हमारे बोली जाती हैं लगभग। तो याद रखिएगा कि लैंग्वेज ऑफ फैमिली के हिसाब, लैंग्वेज के हिसाब से फैमिली, जैसे पहले द्रविडियन, फिर ऑस्ट्रो एशिएटिक, फिर इंडियन यूरोपियन और तिब्बतो बर्मन। अब जाते हैं हम द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स। अब मेगालिथ्स की हम स्टोरी पे आते हैं। मेगालिथ इज कंपोज ऑफ 2 वर्ड्स। मेगालिथ जो है वो 2 वर्ड से बना है। जो पहला उसका वर्ड है मेगा, उसका मतलब होता है बिग और ह्यूज यानी बड़ा। लिथ्स का मतलब होता है स्टोन, तो इसका पूरा मतलब हुआ यानी बिग स्टोन, बड़ा स्टोन। इसका क्या मतलब हुआ, बड़ा स्टोन। These were carefully arranged to mark the burial site, और इनको बहुत केयरफुली अरेंज करा जाता था कि ब्यूरियल मार्क जो साइट है उसको मार्क करें। दिस प्रैक्टिस स्टार्टेड अबाउट 3000 ईयर्स अगो, और ये जो प्रैक्टिसेस है ये लगभग आज से 3000 साल पहले से स्टार्ट हुई हैं। दिस सिस्टम वाज प्रिविलेंट इन, ये जो सिस्टम है ये जो प्रिविलेंट था वो कहां पे था, दक्कन में था, साउथ इंडिया में था, नॉर्थ ईस्ट में था और कश्मीर में था। सम मेगालिथ्स आर फाउंड ऑन द सरफेस वेयर अदर आर अंडरग्राउंड। कुछ जो मेगालिथ्स थे वो आपके सरफेस पे भी पाए गए हैं, यानी कि ऊपरी जमीन के ऊपर पाए गए हैं, और कुछ जमीन के नीचे भी पाए गए हैं। इवन अ सिंगल लार्ज स्टोन इज फाउंड ऑन द ग्राउंड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ ब्यूरियल अंडरग्राउंड। उसके अलावा एक सिंगल लार्ज स्टोन जो था वो भी मिलता है ग्राउंड पे, जो इंडिकेट करता है कि यहाँ पे कोई भी ब्यूरियल जो अंडरग्राउंड यहाँ पे कोई दफन है। इन सब ब्यूरियल पोर्ट होल्स आर फाउंड इंडिकेट एंट्रेंस, और इन सब में ब्यूरियल्स में एक पोर्ट होल्स होता था जो ये इंडिकेट करता था कि ये एंट्रेंस है। क्या है, एंट्रेंस है।
अब हम आ जाते हैं हाउ वॉज द मेगालिथिक साइट कंस्ट्रक्टेड। अब मेगालिथिक जो साइट है वो किस तरीके से कंस्ट्रक्ट हुआ करती थी। पहला तो ब्रेकिंग, लार्ज जो रॉक थे, उन लार्ज रॉक्स जो थे उनको क्या किया जाता था, ब्रेक किया जाता था। उसके बाद सुइटेबल स्टोन जो था वो लिया जाता था, उसमें से फाइंड किया जाता था कि कौन सा सुइटेबल स्टोन है। सुटेबल स्टोन के बाद उसको स्टोन जो चुन लेते थे तो उसके बाद ये क्या था, शेप दिया करते थे उस स्टोन की। शेप देने के बाद उस स्टोन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। जहां पे वो स्टोन पहुंच गया फिर उसके बाद वहां पे गड्ढा करते थे, अर्थ में मतलब जमीन में गड्ढा करते थे। फिर उसके बाद जो व्यक्ति है, डेड व्यक्ति है, उसको लिटाया करते थे। उसके बाद क्या था, स्टोन की पोजीशन प्लेस किया करते थे। याद रखिएगा, पहले तो बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ दिया करते थे, उसके बाद जब वो पत्थर टूटते थे तो उसमें से एक सुटेबल स्टोन जो था वो फाइंड करते थे, फिर उसको शेप देते थे, स्टोन को शेप देते थे। फिर उसको जो शेप दे दिया स्टोन को, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करते थे एक जगह से दूसरी जगह जहां जाना है। फिर उसके बाद वहां पे जिस जगह वो पहुंच जाते थे फिर वहां पे वो गड्ढा करते थे। एक गड्ढा करा, गड्ढा करने के बाद जो डेड पर्सन है उसको लिटाया, फिर उसके बाद जो ये आपका ब्यूरियल्स, ये स्टोन्स जो हैं उसके ऊपर वो प्लेस कर दिए। इस तरीके से मेगालिथिक साइट जो थी वो कंस्ट्रक्टेड हुआ करती थी। फाइंडिंग इन द मेगालिथ्स, अब हमें मेगालिथिक साइट्स जो हैं उसमें क्या क्या मिलता है। द डेड वर ब्यूरिड विद ब्लैक एंड रेड वेयर्स पॉटरी, मतलब जो व्यक्ति हैं वो किसके साथ दफन है, कुछ कुछ ब्लैक एंड रेड पॉटरी, ब्लैक यानी काला और लाल कलर की जो पॉटरी है उसमें आपका क्या है, उसमें मिले हैं। टूल्स एंड वेपन ऑफ आयरन हैव बीन फाउंड, आयरन के मतलब लोहे के जो टूल्स हैं वो भी हमको वहां पे मिले हैं, आयरन के टूल्स उसके साथ मिले हैं। स्केलेटन ऑफ हॉर्सेज एंड हॉर्सेज इक्विपमेंट हैव बीन फाउंड, और उसके अलावा वहां पे हॉर्सेज यानी घोड़ों के जो कंकाल हैं वो भी मिले हैं, और घोड़ों के कुछ इक्विपमेंट्स जो हैं वो भी वहां पे हमको मिले हैं। These sites have also revealed the ornament of evidence of stone and gold, और ये जो साइट्स हैं उनके अलावा वहां पे हमको ऑर्नामेंट एविडेंस मिलते हैं, किसके, स्टोन और गोल्ड के ऑर्नामेंट्स के एविडेंस हमको वहां मिलते हैं। वहां पे हमको एक्सेस भी मिलते हैं, डैगर भी मिलते हैं जो आयरन से बनते थे, वो भी हमें वहां पे मिले हैं। ऑल दीज वर द कॉमन फीचर ऑफ द मेगालिथिक साइट, और ये सब एक मेगालिथिक साइट के कॉमन फीचर हैं कि ये वहां पे मिले ही मिले हैं। द फाइंडिंग ऑल्सो इंडिकेट द सोशल स्टेटस ऑफ द पीपल, और कुछ जो चीजें मिली हैं उससे लोगों के स्टेटस के भी बारे में पता चलता है, सोशल स्टेटस के बारे में। जैसे कि एक ब्रह्मगिरी है, ये कर्नाटका में लोकेटेड है, वहां से हमको एक एविडेंस मिला है, एक स्केलेटन मिला है जिसके साथ 33 गोल्ड बीड्स मिली हैं, मतलब कि 33 गोल्ड के मनके मिले हैं, 2 पत्थर के मनके मिले हैं, 4 कॉपर्स के बैंगल मिले हैं, 1 कॉन्च शेल मिला है। अदर स्केलेटन हैव फाउंड फ्यू पॉट्स, और जो कुछ अलग, और उसके अलावा जो कुछ स्केलेटन है उसमें सिर्फ हमको कुछ पॉट्स ही मिले हैं। तो यानी ये सही कहीं ना कहीं स्टेटस दिखाता है। अब देखिएगा, जिसके स्केलेटन के साथ अगर 33 गोल्ड बीड्स मिले हैं यानी कि वो की अच्छी सोशल बैकग्राउंड से आया करता होगा, उसका सोशल स्टेटस जो है बहुत अच्छा होगा। उसके अलावा वहां पे कुछ जो स्केलेटन मिले हैं उसके साथ कुछ पॉट्स मिले हैं, सिर्फ कुछ पॉट्स मिले हैं। तो यानी कुछ पॉट्स का मतलब कि उसका जो सोशल स्टेटस होगा वो शायद बहुत लो हो, ऐसा मान सकते हैं। These show the social status of the people, that some were rich and some were poor, और some were chief and other were followers। इससे हमें यह पता चलता है कि कुछ लोग वहां पे रिच रहे होंगे, कुछ पुअर रहे होंगे, कुछ चीफ होंगे, तो फिर शायद कुछ उनके फॉलोवर्स वगैरह होंगे। अब आ जाते हैं, वर द फैमिलीज ब्यूरिड एट द सेम प्लेस। यस, द फैमिलीज वर ब्यूरिड एट द सेम प्लेस, ये मानते हैं कि कुछ फैमिलीज जो है वो एक जगह पे ही दफनाई गई होंगी। सम मेगालिथ्स कंटेन मोर देन वन स्केलेटन, हमें ये कैसे पता लगता है कि वहां पे फैमिलीज एक साथ दबाई गई होंगी, यानी मतलब दफन हुई होंगी, कैसे पता लगता है? क्योंकि कुछ मेगालिथ्स जो है वो एक से ज्यादा भी स्केलेटन मिले हैं, मतलब एक से ज्यादा कंकाल मिले हैं। दिस इंडिकेट दैट परहैप्स द पीपल बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली बट ब्यूरिड एट द सेम प्लेस थॉट नॉट एट द सेम टाइम। The dead bodies were brought through the porthole and buried in the grave, और जो dead bodies थी वो कहां से आती थी, वो पोर्ट होल के थ्रू आती थी और ग्रेव में क्या कर दी जाती थी, दफन कर दी जाती थी। स्टोन सर्कल और बाउंडर सर्व्ड एज इंडिकेटर ऑफ द ग्रेव वेयर द फैमिली could buried their dead ones। अब आ जाते हैं इमामगांव। इमामगांव एक जगह है, शो यूनिक ब्यूरियल ऑफ द डेड्स।
इमाम गांव एक जगह है जो रिवर घोड़ रिवर है उसके वहां पे लोकेटेड है। जो गोड रिवर है वो रिवर भीमा की ट्रिब्यूटरीज है और ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। याद रखिएगा इमाम गांव है, इनाम गांव सॉरी इनाम गांव जो है रिवर गोड जो है उसके बैंक पे लोकेटेड है और रिवर गोड जो है वो रिवर भीमा की ट्रिब्यूटरीज है और ये महाराष्ट्र में है। दिस प्लेस वॉज इनहेबिटेड बिटवीन, और ये जो प्लेस है ये इनहेबिटेड था कब से, 3600 से लेकर 2700 साल ईयर पहले तक का। हेयर डेड बॉडीज वर ब्यूरिड स्ट्रेट विथ टू हेड टूवर्ड द नॉर्थ, और यहाँ पे जो डेड बॉडीज हैं वो एक स्ट्रेट में आपको मिलेंगी, मतलब कि सीधी लेटी हुई मिलेंगी, जिसके सर जो है वो उत्तर की तरफ होंगे यानी नॉर्थ की तरफ सर होंगे। याद रखिएगा इनाम गांव में क्या है कि जो बॉडीज हैं डेड बॉडीज जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट लेटी हुई हैं और उनमें कॉमन क्या है कि हेड जो है वो नॉर्थ की तरफ यानी उत्तर की तरफ है। सम ब्यूरियल्स हैव बीन फाउंड इन द हाउसेज, और कुछ जो आपके ब्यूरियल्स है वो आपके हाउसेज में भी मिले हैं। फूड एंड वाटर वाज प्लेस्ड विद द डेड, उसके अलावा कहीं कहीं पे हमको फूड और वाटर भी मिले हैं। शायद वो ये मानते होंगे कि जो व्यक्ति अब मर गया तो उसके आगे भी कुछ जीवन होगा तो उसको पानी और खाने की कमी ना हो, इसीलिए वो शायद उस चीज को अपने उनके साथ डेड बॉडीज के साथ दफना दिया करते होंगे। ये उनका ऐसा मानना होता होगा कि कुछ इसके आगे जो मर गया है उसके आगे भी कुछ जीवन होगा तो उनको खाने पीने में कोई दिक्कत ना हो, तो उनको ये दफन के साथ ये भी आपको मिले हैं। दिस प्लेस हैज रिवील्ड द एविडेंस ऑफ मैन ब्यूरिड इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट इन द लार्ज four-legged clay jar in the courtyard of five-roomed house. The body was placed in the cross-legged position. This settlement also has a granary. अब ये इनाम गांव जो है वो क्यों है, देखिए उसमें एक मैन जो है वो दफन हुआ है सेंटर ऑफ द सेटलमेंट इन द लार्ज फोर-लेग क्ले जार इन अ कोर्टयार्ड ऑफ अ 5-room houses. The body was placed cross-legged पोजीशन, बॉडी जो है उसकी क्रॉस लेग पोजीशन में है। दिस सेटलमेंट ऑल्सो हैड अ ग्रेनरी, और इस सेटलमेंट में अन्न के भंडार भी आपको मिले हैं। इनाम गांव हैज ऑल्सो रिवील्ड द एविडेंस ऑफ, इनाम गांव जो है उसमें आपको वीट के एविडेंस, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीस और सिसेम के जो है आपको अवशेष वहां पे मिले हैं। द बोन्स ऑफ एनिमल विथ कट मार्क शो दैट द पीपल यूज्ड टू ईट मीट ऑफ cattle, buffalo, goat, sheep, dog, horses, ass, pig, sambar, spotted deer, black buck, antelope, hare, mongoose, birds, crocodile, turtle, crab and fishes. उसके अलावा एनिमल्स के जो बोन्स हैं विथ कट मार्क, कट के साथ हैं, वो हमको ये वो करते हैं कि जो लोग थे वो इन सब मीट्स को खाया करते थे। उसके अलावा हमको बैर, आंवला, जामुन, डेट्स एंड बेरीज के भी एविडेंस मिले हैं। और हम ये मानते हैं कि ये जो चीजें हैं वो व्यक्ति जो थे उस वहां के खाया करते थे। चरक की बात करते हैं हम। एक चरक, देखिए चरक आप फेमस फिजिशियन, चरक जो है एक वो फेमस फिजिशियन है। चरक फेमस फिजिशियन हु लिव्ड अबाउट 2000 ईयर्स अगो, ये आज से लगभग 2000 साल पहले रहे हैं। उन्होंने एक बुक लिखी है मेडिसिन पे जिसका नाम है चरक संहिता। याद रखिएगा चरक संहिता। इन दिस बुक ही हैज स्टेटेड दैट द ह्यूमन बॉडी हैज 361, और इस बुक में उन्होंने बताया है कि ह्यूमन बॉडी जो है उसमें 360 बोन्स हैं। ही अराइव एट दिस कंक्लूजन बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ टीथ, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज, और ये इस उस पे कंक्लूजन पे कैसे आपके पहुंचे हैं, क्योंकि उन्होंने नंबर ऑफ टीथ, जॉइंट्स वगैरह जो है ये सब इनको काउंटिंग करा है। व्हाट डज बोन्स टेल्स अबाउट जेंडर्स, द स्केलेटन ऑफ चाइल्ड इज रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम इट्स स्मॉल साइज। अब जो हमें स्केलेटन मिले हैं स्मॉल साइज के, तो उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये जो स्केलेटन है ये किसी बच्चे का होगा। इफ ज्वेलरी इज फाउंड विद द स्केलेटन देन वी कंक्लूड दैट द स्केलेटन इज ऑफ वुमेन। अगर हमें किसी भी ज्वेलरी मिली है किसी भी स्केलेटन के साथ, तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो अवशेष हैं, ये जो आपका स्केलेटन है, ये वुमेन का हो सकता है। पर ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि वो सिर्फ वुमेन का हो सकता है, क्योंकि उस समय भी जो मैन है वो भी ज्वेलरी पहना करते थे। द मेजर डिफरेंस बिटवीन द स्केलेटन ऑफ वुमेन एंड मैन, अब इन सब में से वुमेन और मैन के स्केलेटन में एक डिफरेंस क्या है, हिप और द पेल्विक एरिया ऑफ वुमेन इज जनरली लार्जर देन द मैन। क्या था कि हिप्स का जो एरिया था वो जनरली वुमेन्स का जो था वो बड़ा होता था मेंस के मुकाबले, तो इसीलिए वो हिप्स के उससे पता लगाते थे कि ये जो आपका डिफरेंस है आज का, कि वो वुमेन्स का है स्केलेटन या वो मैन का है स्केलेटन। अब आ जाते हैं समवेयर एल्स, द ओरेकल बोन्स, और ओरेकल बोन्स है उसके बारे में जाते हैं। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइटिंग
इन चाइना कम्स अराउंड 3500 ईयर्स अगो। इसके जो फर्स्ट एविडेंस है हमको कहां से मिले हैं, चाइना से मिले हैं, जब आज से लगभग 3500 साल पहले। दीज राइटिंग वर फाउंड ऑन एनिमल्स बोन्स एंड दीज बोन वर कॉल्ड ओरेकल बोन्स। याद रखिएगा ये राइटिंग जो है वो एनिमल्स के बोन्स पे, हड्डियों पे हुआ करती थी, और जो इस हड्डियों पे ये जो आपकी राइटिंग हुआ करती थी, ठीक है, और इसी राइटिंग वाले बोन्स को ओरेकल बोन्स बोलते थे। यानी कि जब जिस बोन पे, एनिमल्स की बोन पे ये राइटिंग होती थी, तो उसी बोन्स को क्या बोलते थे, ओरेकल बोन्स बोलते थे। दीज बोन्स वर यूज्ड टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, और ये बोन्स हमको फ्यूचर जो था उसको प्रिडिक्ट करने में हमें बताता था। किंग गॉट स्क्राइब टू राइट क्वेश्चन अबाउट देयर फ्यूचर लाइक वुड दे विन बैटल एक्सेट्रा ऑन द बोन्स, देन द बोन्स वर पुट इनटू द फायर, द फॉर्चून टेलर स्टडी द क्रैक ऑफ बोन्स कॉज ड्यू टू हीट एंड प्रिडिक्ट द फ्यूचर ऑफ द किंग। अब जो किंग था वो कुछ क्वेश्चन जो था वो लिखवाता था इन बोन्स वगैरह पे कि उसका जो फ्यूचर है वो किस तरीके से होगा, क्या वो बैटल जीतेगा या नहीं जीतेगा। फिर उसके बाद जब ये लिख देते थे तो उसके बाद इस बोन्स को जो था फायर के साथ रख दिया जाता था, फायर कर दिया जाता था, मतलब इसमें आग लगा दी जाती थी। उसके बाद जब ये बोन्स जो था आपको आग लग जाती थी तो उसके बाद ये जो भविष्य बताने वाले लोग जो हैं वो स्टडी करते थे उस बोन्स पे क्रैक्स कितने पड़े हैं, और ठीक है, वो क्रैक्स किस लिए पड़ते थे, क्योंकि हीट के कारण वो जो क्रैक्स पड़ जाते थे। फिर उसके बाद ही वो क्या था कि फ्यूचर बताते थे किंग का। ये हमेशा ही सही नहीं होता था, ये याद रखिएगा। जैसा आज भी आप भविष्यवाणी पे विश्वास करते होंगे तो सारी भविष्यवाणी सच नहीं होती है, बहुत सी झूठ होती है। अब ये तुक्का है, अगर आपका तुक्का लग गया तो आपका सही है, नहीं लगा तब भी सही है। तो जैसा जिसका मानना है अच्छा है, जो जिस तरीके से मानता है, अगर उसका भविष्यवाणी करने वाले का तुक्का सही लग गया तो यानी कि वो बिल्कुल सही है, और अगर तुक्का नहीं सही लगा तो वो नहीं है। तो ऐसे ही पहले होता था, हर एक जो भविष्यवाणी है वो बिल्कुल सही नहीं होती है। भविष्यवाणी सिर्फ प्रिडिक्शन है, हम सोच सकते हैं कि ऐसा होगा, पर ये कभी नहीं कह सकते कि यही होगा। ये बहुत ही ज्यादा पॉसिबल चांसेस बहुत कम है कि कोई ये बता पाए कि यही होगा और इस समय ही होगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉसिबल चीजें हैं। द किंग लिव्ड इन द प्लेसेज इन द सिटीज। जो किंग जो थे वो कहां पे प्लेसेज में रहते थे, सिटी में। द किंग हैड वास्ट वेल्थ इंक्लूडिंग लार्ज एलेबोरेट डेकोरेट ब्राउन्स वेसल। दे डिड नॉट नो द यूज ऑफ आयरन, और वो जो था आयरन का यूज नहीं जानते थे। आशा करता हूं ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया है तो आप हमारे को कमेंट करिएगा इस वीडियोस के नीचे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा हमारी वीडियो को। तो चलिए, हमेशा की तरह जैसे हम ब्रेन बूस्टर डालते हैं हर वीडियो में, तो इसमें भी कुछ ब्रेन बूस्टर है, तो आइए हम पहले ब्रेन बूस्टर कर लेते हैं। ब्रेन बूस्टर को करने से पहले आप चैप्टर को बहुत अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा, उसके बाद आप ब्रेन बूस्टर पे आइएगा। ब्रेन बूस्टर पे आने के बाद आप इनके आंसर दीजिएगा। आंसर देने के बाद जितने भी क्वेश्चन है उसके आंसर दीजिएगा। लास्ट में आपको आंसर की मिल जाएगी, फिर उससे आप मिलाइएगा कि आपके आंसर कितने सही हैं और कितने नहीं है। मैच द फॉलोइंग्स की बात करते हैं। ए संस्कृत जो है वो किससे मैच करता है? पहला इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली, इसका मैच ये है। या फिर बी ऑप्शन लैंग्वेज ऑफ द ईस्टर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन की लैंग्वेज क्या है? और इसका 2 जो है इसके सामने तिब्बत बर्मा लैंग्वेज फैमिलीज है। सी मलयालम, उसके बाद उसका 3 है उसके सामने द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली। डी ऑप्शन है लैंग्वेज ऑफ सेंट्रल इंडिया, ऑस्ट्रियो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली। अब इन सब का आप आंसर हैं ये नीचे दिए गए हैं ABCD। अब आप इसमें से देखिएगा और इसमें से आंसर लगाने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऋग्वेद एज? इनमें से कौन सा ऋग्वेद एज के उसमें कंटेक्स्ट में फॉल्स है, स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। द प्रीस्ट परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ यज्ञ एंड रिचुअल। जो प्रीस्ट, जो पुरोहित, जो पंडित लोग थे वो डिफरेंट टाइप्स के यज्ञ और रिचुअल्स करते थे। द किंग लिव इन द प्लेस एंड रिसीव टैक्स। कि आपकी किंग एक प्लेस में रहते थे, अच्छे प्लेसेस में रहते थे, पैलेस में सॉरी, और उसके अलावा वो किंग जो था वो रिसीव करता था टैक्स। ऑप्शन 3 है इन दिस एज जना एंड विश वर्ड वर यूज फॉर द पीपल। इसी एज में जना और विश जो वर्ड था वो पीपल्स के लिए यूज होता था। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट द मेगालिथिक ग्रेव्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए है आपका, जनरली ब्लैक रेड वेयर वर ब्यूरिड विद द डेड। B, different graves have revealed the evidence of tools and weapons of iron, skeleton of horses, jewelry of stone and gold. ऑप्शन ए है आपका A is correct, B is incorrect. B ऑप्शन है A is incorrect, B is correct. C ऑप्शन है both A and B are correct. D ऑप्शन है both A और B are incorrect. फोर्थ है इनाम गांव
3600 से 2700 BC इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर घोड ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा। इमाम गांव जो है वो एक लोकेटेड है रिवर घोड के पास। रिवर घोड जो है वो रिवर भीमा की ट्रिब्यूटरीज है। हेयर द अडल्ट वॉज ब्यूरिड विद द हेड टुवर्ड, और यहाँ पे जो अडल्ट है वो एक दफन है, हेड उनका किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ, बी साउथ की तरफ यानी दक्षिण की तरफ, सी ईस्ट यानी पूर्व की तरफ, डी वेस्ट यानी पश्चिम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज नॉट अ मेगालिथिक साइट। इनमें से कौन सा मेगालिथिक साइट नहीं है? पहला है आदिचननुर ब्रह्मगिरी, बी सी हलोर, डी इनाम गांव, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट ऑन द ऋग्वेद एंड चूज द करेक्ट आंसर। इनमें से 3 स्टेटमेंट हैं ऋग्वेद के रिगार्डिंग में, उसके बाद आप इसमें से आंसर चूज करिए। ऋग्वेद 3500 साल पहले लिखा गया है। क्या ये प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखा है? इसमें 1000 से ज्यादा आपकी क्या है, हाइम्स हैं। अब ऑप्शन आपका आता है ए इज ट्रू, बी एंड सी आर फॉल्स। ऑप्शन बी ए इज फॉल्स, बी एंड सी आर ट्रू। ऑप्शन सी बी इज फॉल, ए एंड सी आर ट्रू। ऑप्शन डी सी इज ट्रू, ए एंड बी आर फॉल्स। 7th क्वेश्चन, पुरु यादव एंड भरता आर मेंशन इन वेदास। पुरु यादव और भरता जो है वो किस वेदा में मेंशन है, वेदास में है? वो है जनाज, बी राष्ट्रास, 3 राजन्यास और सी दशायुस। क्वेश्चन नंबर 8, द रिवर गंगा एंड यमुना नेम्ड इन डैश ऋग्वेद। रिवर गंगा और यमुना जो है वो आपका ऋग्वेद में कितनी बार बोली गई हैं? 1 बार आई हैं, 2 बार आई हैं, सॉरी 1 बार आई हैं, या फिर 12 बार आई हैं, फिर 1000 बार आई हैं, या फिर हजारों बार आई हैं, फिर ये 100 टाइम्स आई हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग 3 गॉड वर स्पेशली इंपोर्टेंट इन द ऋग्वेद पीरियड। ऋग्वेद पीरियड में 3 कौन से ऐसे गॉड थे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे? रुद्र, विष्णु, इंद्र, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन अग्नि, इंद्र, सोमा, सी ऑप्शन इंद्र, वरुण और रुद्र, और डी ऑप्शन अग्नि, इंद्र एंड विष्णु। क्वेश्चन नंबर 10, विच मेगालिथिक साइट है रिवील्ड द एविडेंस ऑफ द सोशल डिफरेंसेस। इनमें से कौन सा मेगालिथिक साइट जो है वो आपका सोशल डिफरेंसेस के बारे में बताता है? ए ब्रह्मगिरी, सी बी इनाम गांव, सी आदिचनरूर और डी ऑल ऑफ दीज। आंसर आपके ये हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी और बहुत अच्छे से समझा पाया होगा। थैंक यू गाइज।